स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हम हमेशा ये सुनते हैं कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हुआ, चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन का है, किसी फलाना देश के साथ हमारा डेफिसिट $7 बिलियन का है, $8 बिलियन का है, इसको इतनी पेमेंट करनी है, इतने डॉलर की पेमेंट करनी है। तो थ्रू आउट वी जस्ट यूज वन स्टैंडर्ड करेंसी फॉर पेमेंट। हम एक ही करेंसी को स्टैंडर्ड तरीके से पेमेंट के लिए यूज करते हैं। अगर वो ही करेंसी आज से आपको अखबारों में पढ़ने को मिले कि भारत को इतने रुपए पे करने हैं, कैसा लगेगा उस दिन? कि रुपी इतना स्ट्रांग हो गया कि हम जो है बायलैटरल ट्रेड के लिए और देशों के साथ जो व्यापार हो रहा है उसको रुपए में ट्रेड करते हैं। इसी सवाल का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब प्लेटफॉर्म और IAS एग्जामिनेशन की तैयारी का प्लेटफॉर्म है। हमारे कोर्सेज आप वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा आप टॉपिक का टाइटल देख पा रहे हैं कि रुपी ट्रेड या रुपी को यूज करा जा रहा है बायलैटरल ट्रेड के लिए, और ये जितने PDFs मैं यूज करता हूं पढ़ाने के लिए, ये सारे अवेलेबल हैं हमारे टेलीग्राम हैंडल पर। ऑल ऑफ दीज आर अवेलेबल ऑन माय टेलीग्राम हैंडल विच इज बाय द नेम ऑफ आयुष सांघीज IAS अकेडमी। और इसी के साथ साथ आप मुझसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको काफी अच्छा और वैल्यू एडेड कंटेंट मिलेगा जो आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करेगा, साथ ही साथ आपका मनोरंजन भी करेगा। इट इज एड्यूटेनमेंट। तो जितने स्टूडेंट्स 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से यदि फाउंडेशन कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा 2024 के लिए एक डेडिकेटेड बैच है, जनरल स्टडीज फाउंडेशन 24 के नाम से, जो कि 20 जनवरी को शुरू हो रहा है। उस बैच को आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप एग्जाम को आए कर रहे हो। पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा प्रीलिम्स का और मेंस का। कंप्लीट सिलेबस फॉर प्रीलिम्स एंड कंप्लीट सिलेबस फॉर मेंस। 1000 घंटे से ऊपर की लाइव टीचिंग में भारत की टॉप फैकल्टीज द्वारा लेकर आएंगे हम लोग आपके घरों तक। इसी के साथ साथ आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगी प्रीलिम्स की, और मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी मिलेगी। और क्लासेस के साथ भी, क्लासेस के बाद भी, एग्जामिनेशन तक आपको मेंटरशिप सेशंस अवेलेबल रहेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए एक वन स्टॉप शॉप बैच को सब्सक्राइब करने के लिए। ये जो बैच है ये शुरू हो रहा है 20 जनवरी से, और एक सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो। माई कोड इज सांघी लाइव, और ये बैच आपको अवेलेबल होगा सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए में। इट्स ओनली 19,000 रुपीज। ऑल दीज फीचर्स ऑफ द बैच एंड एवरी टॉप फैकल्टी will come to you to your place to be able to teach। तो जरूर सब्सक्राइब करें इस बैच को, कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। वी हैव यू ऑल कवर्ड। मेहनत हमारी, रिजल्ट आपका। तो आइए देखते हैं RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्या कहा। शक्तिकांत दास साहब का यह कहना है कि हम इस तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं, बायलैटरल ट्रेड, जिससे कि हम रुपए में पेमेंट कर सके। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। तो जो ट्रेड की बात हो रही है यहां पे, वो हो रही है सारे पड़ोसी मुल्कों के साथ। इट्स हैपनिंग विद ऑल द नेबर कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, जो भारत के पड़ोसी देश है। तो शक्तिकांत दास साहब का कहना था कि साउथ एशियन देशों से बात चल रही है कि जो भी बायलैटरल ट्रेड या मल्टीलैटरल ट्रेड हो, उसकी पेमेंट जो है वो रुपीज में करी जाए। इट शुड बी डन इन इंडियन रुपी व्हेन वी टॉक अबाउट साउथ एशियन ट्रेड। तो इसमें कौन कौन से देश इन्वॉल्व हैं आप देख सकते हैं इस ग्राफिक में। भारत और भारत के जितने पड़ोसी मुल्क हैं, क्लॉकवाइज देखें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये सारे भारत के पड़ोसी मुल्क हैं। इनके साथ जो है हम ट्रेड कर रहे हैं, इस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं
कि इस बायलैटरल ट्रेड की पेमेंट भारतीय रुपये में करी जाए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर फॉर इंडिया अगर ये चीज मटीरियलाइज होती है तो। और इसी के साथ साथ अगर हम ये जाने कि और भी देश इसमें इंटरेस्टेड है, इवन अदर कंट्रीज आर इंटरेस्टेड व्हेन वी टॉक अबाउट बायलैटरल ट्रेड। यहां तक कि अगर हम इन कंट्रीज की लिस्ट देखें तो कुल मिला के ऐसे 35 देश हैं, 35 कंट्रीज हैव शोन इंटरेस्ट टू ट्रेड विद इंडिया इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपी। एंड व्हाट कंट्रीज डज इट इंक्लूड? साउथ एशियन कंट्रीज के साथ साथ ये जो है ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जो नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, ये देश और वेस्टर्न अफ्रीका के देश, ये सारे देश जो हैं सब इंटरेस्टेड हैं बायलैटरल ट्रेड में। तो ये आप न्यूज हेडलाइंस यहां पे देख सकते हैं। इंडिया लुक्स एट एक्सपैंडिंग रुपी ट्रेड टू अफ्रीका, वेस्ट एशिया टू मेक इट स्ट्रॉन्गर। वेस्ट एशिया जो है उसे और स्ट्रॉन्ग करेगा, ये मुल्क इंटरेस्टेड है बायलैटरल ट्रेड रुपी में करने के लिए। अबाउट 35 कंट्रीज शो इंटरेस्ट इन रुपी ट्रेड मैकेनिज्म। रुपी ट्रेड मैकेनिज्म में 35 देश इंटरेस्टेड हैं और ये सारे देश जो हैं इनको अगर एनकैप्सुलेट करा जाए, एशिया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज, दे हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट in better understanding the proposed rupee trade mechanism for possible adoption। तो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए कि इतने देश जो है वो भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, दैट टू इन इंडियन रुपी। सो व्हाट आर वी लुकिंग एट? सवाल ये उठता है, हाउ ट्रेड इन इंडियन रुपी, जो भारतीय ट्रेड हो रहा है, जो बायलैटरल ट्रेड होता है, व्यापार होता है दूसरे देशों के साथ, जिसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं, यदि वो रुपए में करा जाए तो वो किस तरीके से करा जाएगा? हाउ वुड इट टेक प्लेस? इसके लिए हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी। उस टर्म का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म। आई रिपीट, उस टर्म का नाम है, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म। तो इंटरनेशनल ट्रेड, ये जो टर्म हम यहां पे यूज करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या आता है? It includes export and it includes import। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो भी व्यापार होता है उसको किस तरीके से सेटल करा जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म। इसे आपको एक एग्जाम्पल के रूप में, एक एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे समझाता हूं मैं, ये कैसे टेक प्लेस करता है अभी और आगे जाके इसमें क्या फर्क होगा। आइए देखें। तो अज्यूम करते हैं ये जर्मन टेरिटरी है, दिस इज जर्मनी, और ये इंडियन टेरिटरी है, दिस इज इंडिया। जर्मनी, इंडिया, ये दो तरीके की टेरिटरीज हैं। सो एक मैन्युफैक्चरर है यहां पे और यहां कंज्यूमर है। तो मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाए और कंज्यूमर को बेचे, या जर्मन कंज्यूमर ने ये गुड्स खरीदे। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। दिस इज टर्म्ड एज एक्सपोर्ट, जिसके नाम की पेमेंट मैन्युफैक्चरर को मिलती है। वाइसी वर्सा करें, एक मैन्युफैक्चरर है जर्मनी का और एक कंज्यूमर है इंडिया का। तो लेट्स से एक ऑटोमोबाइल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, मर्सिडीज गाड़ी बनाता है, इस कंज्यूमर को भेजता है, दिस वुड अमाउंट एज इंपोर्ट, और इसकी जो पेमेंट करी जाती है वो मैन्युफैक्चरर को करी जाती है। तो ये जो पेमेंट्स हम देख पा रहे हैं, ये जो पेमेंट्स आप देखते हैं जो कंज्यूमर ने मैन्युफैक्चरर को करी, और यहां पे इस कंज्यूमर ने मैन्युफैक्चरर को करी, ये पेमेंट्स एक स्टैंडर्ड रिजर्व करेंसी के बेसिस पे करी जाती हैं। दीज आर डन ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टैंडर्ड रिजर्व करेंसी, जो कि आज की डेट में कौन सी करेंसी है? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, इट इज यूएस डॉलर। यूएस डॉलर के रूप में करी जाती है। तो अब ये ट्रांजैक्शन कैसे होती है? ये जो मैन्युफैक्चरर है इसको यहां पे गुड्स सप्लाई करने हैं और कंज्यूमर को पेमेंट करनी है। तो कंज्यूमर जो है वो यहां पे क्या करेगा? वो यूरो से डॉलर खरीदेगा। कंज्यूमर विल बाय डॉलर बिकॉज दिस इज अ जर्मन कंज्यूमर, इसके पास यूरो होता है, ये डॉलर खरीदेगा। डॉलर मैन्युफैक्चरर को पे करेगा और मैन्युफैक्चरर डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करवाएगा या उससे रुपए खरीदेगा। सिमिलरली जब ये कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर को पे करेगा तो ये रुपए देकर डॉलर खरीदेगा।
इस डॉलर को इस मैन्युफैक्चरर को पे करेगा और मैन्युफैक्चरर इस डॉलर से यूरो खरीदेगा। इस तरीके से ट्रांजैक्शन होती है। तो इसमें जो कन्वर्जन चार्जेस है और ट्रांजैक्शन फीस है वो इन दोनों पे लगती है, दोनों तरह के कंज्यूमर्स पे लगती है। क्यों? क्योंकि आप ट्रेड एक ऐसी करेंसी में कर रहे हो जो कि थर्ड करेंसी है, इट्स अ रिजर्व करेंसी। दिस इज हाउ द इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म टेक प्लेस। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो व्यापार होता है उसका सेटलमेंट इस तरीके से किया जाता है। So when we talk about RBI allowed international settlement of trade in INR of import export of goods, यानी कि जो हमने अभी पूरा मैकेनिज्म देखा उसमें आप रुपए के रूप में पेमेंट करते हो और रुपया ही रिसीव करते हो एज एन एडिशनल अरेंजमेंट। तो उसमें इनवॉइसिंग यानी कि बिल रेस करना, पेमेंट यानी कि पैसा आना एंड सेटलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स इन INR, ये सारी चीजें यहां पे करी जाती हैं। ऑल दीज थिंग्स आर डन ओवर हियर। तो अभी कैसे होता है? करंट मैकेनिज्म क्या है? When countries import and export goods and services, they have to make payments in a foreign currency. Foreign currency के रूप में पेमेंट होती है। Since the US dollar is the world's reserve currency, तो इसी रूप में होती है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर एग्जाम्पल देखा जाए, the seller will receive those dollars which will then be converted into euro, क्योंकि वो जर्मन सेलर है, जर्मन मैन्युफैक्चरर है, और इंडियन बायर्स जो है वो ट्रांजैक्शन करता है, वो पहले INR को, रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करेगा और फिर वहां पे जर्मन सेलर जो है वो डॉलर को जो है यूरो में कन्वर्ट करेगा। दोनों ही फॉरेक्स रेट फ्लक्चुएशन का रिस्क बेयर करते हैं क्योंकि एक्सचेंज रेट घटता बढ़ता रहता है, और उसके साथ साथ कन्वर्जन एक्सपेंसेस और ट्रांजैक्शन फीस की भी कॉस्ट जो है वो बेयर करते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस। तो अब जो है इस पूरे मैकेनिज्म से छुटकारा मिलता है। कैसे छुटकारा मिलता है? कि आपको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक्सपोर्टर हूं, जो एक्सपोर्टर यहां से बाहर गुड्स भेज रहा है, उसको डॉलर के रूप में पेमेंट होने की बजाय रुपए के रूप में पेमेंट हो जाए, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ना उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का डर होगा, ना और किसी चीज का डर होगा। तो ये चीज पॉसिबल है रुपी वॉस्त्रो अकाउंट से। आई रिपीट, दिस इज पॉसिबल थ्रू रुपी वॉस्त्रो अकाउंट। डरिए मत, समझाता हूं क्या होता है। व्हाट इज रुपी वॉस्त्रो अकाउंट? आई विल जस्ट एक्सप्लेन। So instead of paying and receiving US dollars, the invoice will be made in Indian rupees if the counterparty has a rupee vostro account. और यही तरीका है पेमेंट करने का। तो अब हम ये समझेंगे कि यहां पर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। What is the need of having the payment of INR? मतलब एक सिंपल सी बात यह है कि INR में पेमेंट करने का फायदा क्या है? भाई इतनी सदियों से, अरसे से डॉलर्स में पेमेंट चली आ रही है, तो अब INR में पेमेंट करें क्यों? आइए जानते हैं INR में पेमेंट करने के क्या क्या फायदे हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पेइंग इन INR? तो पहला जो रीजन है वो है सैंक्शंस। द फर्स्ट रीजन इज सैंक्शंस। सैंक्शंस जो कि लगाए गए हैं ईरान जैसे देशों पे और रूस के ऊपर। सैंक्शंस क्या लगाए गए हैं? कि इनके साथ ट्रेड मत करो, इनसे खरीदो मत, इनसे इंपोर्ट मत करो। यदि आप रूस से इंपोर्ट नहीं करोगे, खरीदोगे नहीं, तो इनके पास डॉलर नहीं आएगा। अगर इनके पास डॉलर नहीं आएगा तो ये इंपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं होंगे। कहां से पे करेंगे? वेयर वुड दे पे फ्रॉम? सिमिलरली अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे कि इनके साथ हर तरह का व्यापार कट ऑफ कर दो ताकि इनको US डॉलर ना मिल पाए। तो ऐसे देशों के साथ अगर भारत जैसे देश को ट्रेड करना हो, व्यापार करना हो, इफ इंडिया हैज टू ट्रेड विद सच कंट्रीज, तो भारत कैसे ट्रेड करे? अगर डॉलर यूज नहीं हो रहा है तो आपको कोई तो अल्टरनेटिव चाहिए, तो हम रुपए में ट्रेड कर लेंगे। तो एक बहुत मेजर रीजन है जो सैंक्शंस लगाए गए हैं इन देशों के ऊपर, उन सैंक्शंस की वजह से हमें रुपी में या एक ऑल्टरनेटिव करेंसी में ट्रेड करना पड़ता है। फॉलोड बाय दैट द सेकंड थिंग इज एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का मतलब यह है कि यदि हम इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट का बिल बढ़ जाता है,
तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट कैसे करता है? क्योंकि इंपोर्ट का बिल बढ़ता है तो हमें इंपोर्ट्स के लिए पेमेंट करने के लिए डॉलर देना पड़ता है, और जो डॉलर हम देते हैं वो डॉलर हमें डिमांड करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। तो डॉलर हमने खरीदा, डिमांड करा, और वो डॉलर यूज करा पे करने के लिए, तो इट रिजल्ट्स इनटू व्हाट? इट रिजल्ट्स इनटू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन वेयर रुपी डेप्रिशिएट्स। आईएनआर जो है या हमारी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट करती है, उसे कहा जाता है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। तो अगर हम डॉलर डिमांड ही नहीं करेंगे तो हमारा एक्सचेंज रेट फ्लैट रहेगा या स्टेबल रहेगा, इट वुड नॉट फ्लक्चुएट। दिस इज द सेकंड रीजन। एंड लास्टली, अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज फॉरेक्स रिजर्व्स। फॉरेक्स रिजर्व्स और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वुड स्टे प्रिटी स्टेबल। ये स्टेबल रहेंगे, नहीं तो हमें कुबेर का खजाना है फॉरेक्स रिजर्व कि आप निकाल निकाल के पे करते रहो, क्योंकि भारत जो है वो तो ट्रेड डेफिसिट वाली सिचुएशन में है। इंडिया इज इन अ ट्रेड डेफिसिट सिचुएशन, विच मीन्स दैट इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स। यदि इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है और ट्रेड जो है वो डेफिसिट वाली सिचुएशन में है, तो आप सोच के चले ट्रेड डेफिसिट यानी कि ट्रेड में लॉस, इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है, खर्चा जो है वो आमदनी से ज्यादा है। अगर खर्चा आमदनी से ज्यादा है, डेफिसिट है और लॉस है, तो ये लॉस कैसे पूरा होगा? जो आपके पास रिजर्व है आप उसमें से निकाल के दोगे, क्योंकि पेमेंट तो फॉरेन एक्सचेंज में करनी है। तो ये जो रीजंस है, इनकी वजह से यदि हम रुपए में पेमेंट करें तो हमें फॉरेक्स रिजर्व्स की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। दीज आर द प्राइमरी रीजंस व्हाई वी कैन अडॉप्ट इंडियन रुपी इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। सो because of geopolitical and geo-economic tensions, US sanctions on countries like Iran and Russia have forced us to use rupee, followed by that weakening of rupee और exchange rate fluctuation, उसकी वजह से rupee जो है और weak होता है, and lastly कि forex reserve पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। ये prominent reasons है कि हम रुपए को क्यों अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो अब ये समझते हैं इसका ऑल्टरनेटिव क्या है। What is the alternative to this? Let's understand. तो इस ऑल्टरनेटिव को समझने के लिए हमें यह देखना है कि अगर हम रुपए में ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं कि कैसे ये चीज वर्कआउट होगी। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ टू कंट्रीज, रशिया एंड इंडिया। रूस और भारत का एग्जाम्पल लेते हैं। रूस में एक बैंक है, मान लीजिए HSBC। इंडिया में बैंक है SBI, जो आप जानते ही हैं। HSBC जो है SBI के पास एक अकाउंट खोलता है। सो HSBC इंडिया के पास एक अकाउंट खोलता है, एक बैंक अकाउंट खोलता है। इस अकाउंट में INR में बैलेंस मेंटेन होता है। सो INR में बैलेंस मेंटेन होता है इस अकाउंट पे। भारत का एक एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया यहां से गुड्स एक्सपोर्ट करता है रशिया। कंज्यूमर रशिया में बैठा है, एक्सपोर्टर ने गुड्स रशिया एक्सपोर्ट करे, तो इसकी पेमेंट इस एक्सपोर्टर को कंज्यूमर से आने की बजाय इस बैंक अकाउंट से हो जाएगी, रुपए के रुपए में सेटलमेंट हो जाएगा। इस ट्रांजैक्शन को या इस अकाउंट को कहा जाता है वोस्त्रो अकाउंट। आई रिपीट, दिस इज कॉल्ड एज रुपी वोस्त्रो अकाउंट। रुपी वोस्त्रो अकाउंट का मतलब यह है, वोस्त्रो का मतलब, वोस्त्रो इज अ लैटिन टर्म, इसका मतलब होता है योर्स, आपका, यह आपका है। तो इन्होंने अपना अकाउंट जो है वो इंडिया के एक बैंक में मेंटेन करा है, INR में अकाउंट है, जो जिससे एक्सपोर्टर को पेमेंट हो जाएगी। और इसी तरीके से जो इंपोर्टर है भारत का, इंपोर्ट करेगा, ये रुपए में इसी अकाउंट में पैसा डाल देगा। तो ये अकाउंट जो है रशियन इंपोर्टर्स, रशिया से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसके लिए ऑपरेट किया जाता है। दूसरी तरफ अगर आप यहां से गुड्स मंगवाते हो, मैन्युफैक्चरर से यहां गुड्स मंगवाते हो इंडिया में, तो यहां पे उल्टा ये हो सकता है कि कोई कंज्यूमर जो है वो HSBC के साथ एक अकाउंट खुलवाए, इस अकाउंट में रूबल्स में बैलेंस मेंटेन करें, क्योंकि वहां की करेंसी है रूबल। इस अकाउंट को कहा जाता है नोस्त्रो अकाउंट। नोस्त्रो का मतलब होता है आज, हमारा, ये हमारा अकाउंट है।
दिस इज आवर अकाउंट। तो नॉस्ट्रो अकाउंट में जो बैलेंस मेंटेन्ड है उस बैलेंस से हम यहां के एक्सपोर्टर्स को रूबल में पेमेंट कर देंगे। तो दोनों में से कोई भी मैकेनिज्म वर्क कर सकता है। दिस इज रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट एंड नॉस्ट्रो अकाउंट विच कैन बी यूज्ड फॉर द ईज ऑफ ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन, कि आप उसकी लोकल करेंसी में पेमेंट करते हो और लोकल करेंसी में ही रिसीव करते हो। सो आप देख सकते हैं दैट a rupee vostro account is a foreign bank's account with an Indian bank in rupees in India। तो HSBC का अकाउंट हो सकता है SBI के साथ मुंबई ब्रांच में, डिनोमिनेटेड इन रुपीज, इज कॉल्ड अ रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट, और इसका मतलब होता है योर्स। इन लैटिन दिस मींस योर्स। तो फॉरेन पार्टीज विल बी एबल टू सेंड एंड रिसीव मनी फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर्स। भारतीय एक्सपोर्टर्स से पैसा लेना है, पैसा देना है, रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट में डिपॉजिट करवा दीजिए या वहीं पे आप जो है पैसा ले लीजिए। और नॉस्ट्रो का मतलब होता है उल्टा, नॉस्ट्रो का मतलब होता है आवर्स। सो नॉस्ट्रो अकाउंट रेफर्स टू इंडियन बैंक्स अकाउंट विद अ फॉरेन बैंक इन फॉरेन करेंसी इन द फॉरेन कंट्री। तो हमारा अकाउंट जो है फॉरेन बैंक में एक अकाउंट खोला हुआ है, वो उन्हीं की करेंसी में मेंटेन होगा। तो यदि वहां से गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं तो उनको इंडिया से पेमेंट भिजवाने की बजाय उसी बैंक की ब्रांच से आप पेमेंट करवा दें। तो SBI होल्डिंग एन अकाउंट विद HSBC इन लंदन, वो पाउंड्स में मेंटेन्ड है, दैट इज मेंटेन्ड इन पाउंड्स। तो इसका आपको एक प्रॉपर दो तरफा वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो दोनों का एग्जांपल देते हुए आपको समझाते हैं कि ये चीज कैसे वर्कआउट होती है, हाउ डज इट वर्कआउट। उससे पहले आप ये तीन टर्म्स देखिए। इनवॉइसिंग यानी कि बिलिंग जो हो रही है वो होगी नॉर्मल तरीके से जैसे होती आई है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, बिलिंग वैसे ही होगी। इट मे बी डन इन रुपी, क्योंकि रुपए में ट्रेड हो रहा है, रुपए में सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है। फॉलोड बाय दैट दूसरी चीज है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट जो है वो उस करेंसी के वीजावी इंडियन रुपी में होगा, डॉलर का मतलब ही नहीं है। तो अगर रशिया और भारत ट्रेड कर रहे हैं तो रूबल वर्सेस इंडियन रुपी का ट्रेड होगा, दैट इज एक्सचेंज रेट। और सेटलमेंट जो है वो उस तरीके से होगा जिसका रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट यहां पे ओपन किया जाएगा। सेटलमेंट ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शन अंडर दिस अरेंजमेंट शैल टेक प्लेस इन INR, रुपए, क्योंकि रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन अकॉर्डिंग टू द RBI सर्कुलर। तो ये सारी की सारी चीजें रुपीज में हो रही हैं, चाहे वो इनवॉइसिंग हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो सेटलमेंट हो। ऑल थिंग्स आर हैपनिंग व्हेन इट कम्स टू इंडियन रुपी। और यही चीज है जिसकी वजह से हमें ईज होगी उन देशों के साथ जिन देशों के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, या अगर भारत अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को यूज नहीं करना चाहता तो हम रुपए के रूप में ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइडलाइंस क्या है, अब देखिए इसमें गाइडलाइन क्या है। जिस बैंक के साथ आप अकाउंट खोलते हो, वॉस्ट्रो या नॉस्ट्रो, उसको कहा जाता है AD या ऑथराइज्ड डीलर बैंक। वो हमारे लिए अकाउंट खुलवाने में मदद करता है और उसी में हम बैलेंस मेंटेन करते हैं। उस बैलेंस के थ्रू हम टू एंड फ्रो ट्रांजैक्शन करते हैं कि अगर इंपोर्ट किया है तो पैसा डिपॉजिट करवा दो, एक्सपोर्ट किया है तो उसको पैसा दे दो। AD बैंक विल सीक अप्रूवल फ्रॉम RBI विद डिटेल्स ऑफ द अरेंजमेंट टू गो फॉरवर्ड। गो फॉरवर्ड मतलब कि आपको ये अकाउंट खोलना है। तो AD बैंक इन इंडिया फॉर ओपनिंग द स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट, तो AD बैंक जो है RBI से अप्रूवल लेगा और रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट खोलेगा। उसके बाद अकॉर्डिंगली इंडियन ट्रेडर्स अंडरटेकिंग इंपोर्ट्स वाया दिस मैकेनिज्म शैल मेक पेमेंट इन रुपीज। वो उसी अकाउंट में रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट में पेमेंट करेंगे रुपए में, और जो एक्सपोर्टर्स हैं वो रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट से उनको पेमेंट मिल जाएगा। इट विल बी क्रेडिटेड टू वॉस्ट्रो अकाउंट, और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको यहां से पैसा दे दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू जो भी उनका पैसा बनता है। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर ये समझाया जाए तो आप देख सकते हैं दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल, अ वेरी गुड एग्जाम्पल, जिसके थ्रू हम रुपी वॉस्ट्रो या नॉस्ट्रो अकाउंट समझ सकते हैं। इंपोर्टर एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज कैसे फंक्शन करती है। तो ये है एक रशियन एक्सपोर्टर, रशिया से एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो इंडियन इंपोर्टर जो है वो इंपोर्ट कर रहा है। तो रशियन एक्सपोर्टर ने इंडियन इंपोर्टर को गुड्स भेजे। इन गुड्स की जो पेमेंट होनी है वो है 150 करोड़ रुपए। गुड्स आर वर्थ 150 करोड़ रुपीस। तो ये इंपोर्टर ने इंपोर्ट करे। अब इस रशियन एक्सपोर्टर ने अप्रोच करा एक रशियन बैंक को कि भाई आप जो है आप इंडिया में रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट खोलो। तो रशियन बैंक आता है एक इंडियन बैंक के पास, लेट्स से SBI के पास, और एक वॉस्ट्रो अकाउंट खोलता है इंडियन बैंक में, लेट्स से SBI में। इट ओपन्स एन अकाउंट। तो ये वॉस्ट्रो अकाउंट है ऑफ रशियन बैंक एंड इंडियन बैंक, ये वॉस्ट्रो अकाउंट है।
तो इंपोर्टर जो है वो यहां से जो भी इंपोर्ट हुआ उसके नाम के 150 करोड़ रुपए यहां पे डिपॉजिट करवा देता है, क्योंकि आपने 150 करोड़ के गुड्स इंपोर्ट करे, आपने यहां पे डिपॉजिट करवा दिया पैसा। वेरी गुड, यू हैव डिपॉजिटेड द मनी ओवर हियर। तो आपने ये पैसा यहां डिपॉजिट करवा दिया। अब होता यह है कि एक रशियन इंपोर्टर इंडियन एक्सपोर्टर से गुड्स खरीदता है, इंपोर्ट करवाता है। इन गुड्स की कॉस्ट है 100 करोड़ रुपए। अब ये इंपोर्टर आता है बैंक के पास कि इसको पेमेंट करनी है एक्सपोर्टर को, तो बैंक ये कहता है कि भाई इस वॉस्त्रो अकाउंट से पे कर देते हैं, यहां पे हमारे 150 करोड़ रुपए पड़े हैं, उसमें से 100 करोड़ पे कर दिए। तो 100 करोड़ आपने पे कर दिए, अभी भी आपके पास 50 करोड़ रुपया जो है सरप्लस पड़ा हुआ है, जिसे आप किसी भी और चीज में यूज कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, आगे आने वाली पेमेंट्स का एडवांस दे सकते हो, या आगे देने वाली पेमेंट्स का एडवांस दे सकते हो, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो काम करता है वॉस्त्रो अकाउंट का। तो सरप्लस कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल थिंग्स। तो 50 करोड़ जो है इट कैन बी यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, इट कैन बी यूज्ड टू बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इट कैन बी यूज्ड एज एडवांसेस, प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एडवांस, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट टी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन टर्म्स ऑफ गाइडलाइंस एक्सेट्रा। किसी भी चीज के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। इट कैन बी यूज्ड फॉर एनीथिंग। दिस इज समथिंग विच इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पे ये चीज इस तरीके से यूज करी जा रही है। सो कंट्रीज विच हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर वॉस्त्रो अकाउंट्स, कौन कौन से देशों ने ऑलरेडी वॉस्त्रो अकाउंट खोले हैं आप देख सकते हैं। रशिया का एग्जांपल हमने लिया, रशिया के साथ साथ श्रीलंका है, मॉरिशस है, इन देशों ने ऑलरेडी खोल लिया है अकाउंट। और अब हमारी बात चल रही है साउथ एशियन रीजन से, साउथ एशिया की अलग अलग कंट्रीज से ये बात चल रही है कि किस तरीके से ये चीज होनी चाहिए। भारतीय रुपी और दिरहम के बीच में सऊदी और यूएई के साथ भी यही बात चल रही है। दिस कॉन्वर्सेशन हैज बीन गोइंग ऑन। तो जैसे यहां पे हमने कॉन्सेप्ट समझे वॉस्त्रो और नोस्त्रो अकाउंट के, उसी तरीके से मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमी के पढ़ाऊंगा SIP प्लस बैच में। ये SIP प्लस बैच जो है ये एक क्रैश कोर्स है 2023 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए। ये आखिरी लेग है कि बस पेडल पे आप मारिए और आप प्रीलिम्स क्लियर कर लीजिए। 200 घंटे में भारत की टॉप फैकल्टीज आपको सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवाएंगी। और ये जो बैच है ये शुरू होने वाला है बहुत जल्द, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। दिस इज स्टार्टिंग वेरी सून, डे आफ्टर टुमारो, 14 जनवरी से ये बैच शुरू हो रहा है। इसको आप सब्सक्राइब करें एक सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको ये बैच 6,000 रुपीज का मिलेगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं आज ही, अगर आप प्रीलिम्स 2023 के एस्पिरेंट हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, आज ही सब्सक्राइब करें। तो फायदा क्या हुआ? इतना सब हमने ट्रांजैक्शन करा वॉस्त्रो नोस्त्रो के रूप में, इंडियन रुपी में ट्रांजैक्शन करने का ग्लोबली कुछ तो फायदा होगा। तो फायदा क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स टू ट्रांजैक्ट इन इंडियन रुपी? लेट्स हैव अ लुक अबाउट द बेनिफिट्स। So first, the biggest benefit is that global outflows of money, जो भी outflow हो रहा है पैसों का, वो कम होगा। Outflow would be less. The dollars that we have to pay would be less. तो अब जिन देशों के साथ रुपए में एक्सेप्टेंस है उसमें कुछ देने की जरूरत ही नहीं है, उसमें रुपी में सेटलमेंट हो रहा है। So the payment has to be less. It would be a lesser burden on India's फॉरेक्स रिजर्व्स। भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स के साथ जो है उतना खिलवाड़ नहीं होगा। दूसरा, हम उन देशों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे जिन देशों पे सैंक्शंस लगे हुए हैं। वी वुड बी एबल टू एक्सपोर्ट टू दोज कंट्रीज ऑन विच सैंक्शंस हैव बीन इम्पोज्ड, सैंक्शंस इम्पोज करे हुए हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ईरान, रशिया के लिए। और तीसरा, रुपया जो है एक ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी बन जाएगा। इंडिया वुड बिकम अ ग्लोबली, इंडियन रुपी वुड बिकम अ ग्लोबली एक्सेप्टेबल करेंसी। भाई बहुत अच्छी बात है कि जिन देशों के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं उनके न्यूज़पेपर्स में छापा जाएगा। क्या छापा जाएगा? कि वी आर ट्रेडिंग विद इंडिया टू द ट्यून ऑफ 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ और व्हाटएवर। अभी क्या होता है? $1 बिलियन, $300 मिलियन, $1.2 बिलियन। अब आप सोच के देखिए, एक ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी बनने जा रहा है भारत का रुपया। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, दीज बेनिफिट्स आर रिफ्लेक्टेड इन मल्टीपल थिंग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया
डॉलर आउटफ्लो कम होगा, तो इंडिया वुड वाइंड अप सेविंग्स ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ $30 billion इन डॉलर आउटफ्लोज इफ ऑल इट्स रशियन इंपोर्ट्स आर पेड इन रुपीज। तो उससे हमें कितना पैसा बचेगा? वी डोंट हैव टू पे इन डॉलर्स। पार्शियल रुपीज सेटलमेंट विंडो, द डॉलर आउटफ्लो कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। जो डॉलर का आउटफ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा, इट वुड बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, विच इज ग्रेट। और उसकी वजह से हमें रुपए ही पे करना है, हमें डॉलर खरीद के पे ही नहीं करना है। इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स फैसिलिटेटिंग द रुपी ट्रेड इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू सुपर एक्सपोर्ट टू रशिया, जो कि 17% से गिर गया था। तो हम अब जो है एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाएंगे, स्पेशली उन देशों को जो देश सैंक्शंस फेस कर रहे हैं, द कंट्रीज दैट आर फेसिंग सैंक्शंस। And lastly, it would become an acceptance of a currency, globally acceptable currency. So gradually contribute to the global acceptance of the currency, जिसकी वजह से रुपए जो है it would be on a specific platform, it would be at a specific pedestal. ये चीज देखने वाली है, ये चीज समझने वाली है, लेकिन कोई भी अच्छी चीज बिना डिसएडवांटेजेस के नहीं आती, बिना नेगेटिव्स के नहीं आती। और अगर हम नेगेटिव्स इग्नोर कर दें तो हमने स्टडी जो है वो अधूरी करी है। व्हाट आर द चैलेंजेस? व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ अडॉप्टिंग दिस काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म, दिस काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म कि रुपए को हमने एक्सेप्ट करा? चैलेंजेस क्या है? सोच के देखो। तो चैलेंज क्या होगा? क्या यूएस खुश हो जाएगा कि उसे पता चले कि रुपए जो है वो ट्रेड हो रहा है? यूएस नाराज हो जाएगा भारत से। अब आप बोलोगे यूएस की नाराजगी से हमें क्या करना है? होने दो नाराज, क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है जी, क्योंकि पूरी दुनिया में एक यूएस ही ऐसा देश है जिसके साथ हमारा अच्छा खासा ट्रेड सरप्लस है, यानी कि हम यूएस से पैसा कमाते हैं। बाकी हर जगह के साथ ट्रेड डेफिसिट है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो म्यांमार हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, सबके साथ ट्रेड डेफिसिट है। यूएस के साथ सरप्लस है। यूएस हमसे खरीदना बंद कर देगा, हमारी कमाई बंद हो जाएगी। हम सर्विसेज के एक्सपोर्टर्स हैं पूरी दुनिया में, नेट एक्सपोर्टर्स हैं। यूएस, यूरोप इंडिया से सर्विसेज इंपोर्ट करता है, उसकी बहुत मैसिव फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट आती है, वो बंद हो जाएगा। क्या करोगे? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम बताते हैं आपको। अब सोच के देखिए, हमारा इंपोर्ट है 100 रुपए का और एक्सपोर्ट है 30 रुपए का। तो ये जो 70 रुपए का डेफिसिट है, ये कहां से भरोगे? 70 रुपए का डेफिसिट भरने के लिए तो और पैसा चाहिए, तो कैसे भरोगे? चलो डॉलर में नहीं दे रहे हो तो उस कंट्री की करेंसी डिमांड करनी पड़ेगी, तो उस कंट्री की करेंसी भी डिमांड कर रहे हो, जैसे डॉलर डिमांड करते रहे वैसे रूबल डिमांड करोगे, तो वो अप्रिशिएट कर जाएगी, हम डिप्रिशिएट कर जाएंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हैव अ लुक। रूस के साथ जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो 8-9 बिलियन डॉलर के आसपास है, लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 3.3 बिलियन डॉलर के हैं। तो जितना ये डेफिसिट है वो कहां से भरोगे? तो द इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन रुपी कैन हैपन अप टू $3.3 बिलियन वेयर एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स आर इक्वल। लेकिन ऐसा नहीं है, इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। बियॉन्ड दिस पॉइंट इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन रुपी गेट्स चैलेंजिंग। So RBI has given the flexibility that additional surplus generated through export by partner country can be invested in Indian government securities. भारतीय securities में हो रहा है, and bonds without considering the fact that the rupee is not a convertible currency. It's usually problematic. ये एक problematic चीज है। उसके साथ दूसरा देखें, the international trade transactions that take place between countries are shaped by various factors, जैसे कि राजनीतिक और आर्थिक फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स की गुड्स है या नहीं है, एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, क्वालिटी गुड्स की क्या है, आप इन बेसिस पे रोक लगा सकते हो। तो एक्सचेंज रेट हैपेंस टू बी वन ऑफ द फैक्टर्स डिसाइडिंग ट्रेड। अगर मेरा एक्सचेंज रेट वीक हो रहा है तो मैं उस कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करूंगा, या अगर मेरी मजबूरी है तो मुझे ट्रेड करना पड़ेगा। ऑल एलिमेंट्स हैव टू बी एग्जामिन्ड सीरियसली व्हिच डायरेक्टली इंपैक्ट द लैंडेड कॉस्ट फॉर इंपोर्टर्स। इंपोर्टर्स के लिए क्या कॉस्ट है? अगर आप इंपोर्ट्स को बहुत ज्यादा छेड़ोगे तो एक्सपोर्टर्स का नुकसान हो जाएगा। एक का फायदा दूसरे का नुकसान है, तो क्या झेल सकते हैं? हम एक्सपोर्ट्स को भी नहीं कम कर सकते, हम इंपोर्ट्स को भी नहीं बढ़ा सकते। और आज की डेट में कोई देश नहीं, हर देश चाहता है कि एक्सपोर्ट्स बढ़े और कोई देश नहीं चाहता कि इंपोर्ट्स बढ़े। इंपोर्ट्स कम रहे, एक्सपोर्ट्स ऊपर रहे। सो इन द प्रीवेलिंग ग्लोबल ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म मैकेनिज्म कहा जाता है, एवरी कंट्री वांट्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स एंड रिड्यूस इंपोर्ट्स, कि इंपोर्ट्स कम हो और एक्सपोर्ट्स प्रमोट हो। It has another angle, invoicing in Indian rupee and not depending on US dollar may upset India's relationship with US. US के साथ हमारी relationship खराब हो जाएगी. It may also have an indirect impact on services sector. US हमसे सर्विस खरीदना बंद कर देगा। आप समझ पा रहे हैं? It's a huge problem. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
और इसी वजह से इंडिया शेयर इन ग्लोबल ट्रेड इज नॉट अ डोमिनेटिंग फैक्टर। अगर भारतीय रुपया आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो पूरी दुनिया में वो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि रुपया उतना पॉपुलर नहीं है जितना यूएस डॉलर है। इट इज नॉट इनफ एंड दैट डिपेंडेंस फॉर इंपोर्ट ऑन फॉसिल फ्यूल्स। हम ऐसे नहीं है कि हम पूरी दुनिया का ट्रेड डोमिनेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत का ट्रेड 2-4-5% होगा। अब उसमें रुपए एक्सेप्ट कैसे हो सकता है? आप कैसे सोच सकते हो कि रुपए एक्सेप्ट हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। इट कैन नॉट हैपन। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस। सो व्हाट कैन वी कंक्लूड? हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देखिए इसे, टू प्रमोट रुपी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट, द फर्स्ट स्टेज इज दैट इंडिया शुड इंक्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स सो दैट रुपी बिकम्स अ हाईली ट्रेडेबल करेंसी। रुपया जो है वो बहुत ज्यादा, बहुत बड़े स्तर पे ट्रेडेबल करेंसी बने, उसके लिए भारत को बहुत मैसिवली एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने बताया, हमारे नए बैचेस जो है वो ऑलरेडी लाइव है। उसी तरीके से हमारा एनसीईआरटी बैच भी लाइव है, जो कि बहुत क्यूट सा छोटा सा बैच है। ये बैच शुरू होने वाला है और ये बैच शुरू होते ही खत्म भी हो जाएगा और आपके बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। इसी बैच के साथ साथ आप SIP प्लस अगर 23 के एस्पिरेंट हो, GS फाउंडेशन अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हो, सारे बैचेस के लिए कोड एक ही लगेगा, सांघी लाइव, और इसके थ्रू आप जो है आप हेवी डिस्काउंट्स पा सकते हैं। तो इस पूरे टॉपिक को हम समराइज करते हैं। लेट्स समराइज दिस एंटायर टॉपिक इन 1 मिनट। क्या पढ़ा हमने? हमने ये पढ़ा कि रुपए को हम ग्लोबल सिनेरियो में ट्रेड के लिए, बायलैटरल ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं। ट्रेड इन INR, कैन दिस बी डन? तो RBI का क्या कहना है, शक्तिकांत दास साहब का, कि साउथ एशिया से बात हो रही है इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म को लेकर कि रुपए को एक्सेप्ट करा जाए बायलैटरल ट्रेड के लिए। इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स विल टेक प्लेस इन इंडियन करेंसी। और ये कैसे होगा? अगर बाहरी देश जो है वो हमारी कंट्री में हमारे बैंकों के साथ एक अकाउंट खोले, जिसे कहा जाता है रुपी वॉस्त्रो अकाउंट। So central bank are in talks with South Asia. All countries have to have cross-border transactions in rupee. और इसमें से 30-35 कंट्रीज ने इंटरेस्ट दिखाया है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने, एशियन कंट्रीज ने, अफ्रीकन कंट्रीज ने, कि हम रुपए में ट्रेड करना चाहते हैं। सिंपल बात। लेकिन इसके क्या फायदे हैं? क्यों करना चाहते हो? ताकि हमारा एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे। जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो हमारे स्टेबल रहे, बहुत कम ना हो। सो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन डॉलर आउटफ्लोज, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बचा रहेगा। एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारे बढ़ेंगे दूसरे देशों में। ग्लोबल एक्सेप्टेंस होगी हमारी करेंसी की, बहुत बड़ी बात है ग्लोबल एक्सेप्टेंस होना हमारी करेंसी की। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। वी कैनॉट चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर विदाउट रफलिंग फेदर्स, एंड व्हेन वी रफल फेदर्स इट माइट ऑफेंड आवर पार्टनर्स और आवर ओल्ड फ्रेंड्स द अमेरिकन्स। यूएस जो है वो ऑफेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से वो हमसे इंपोर्ट्स रोक सकता है, हमसे सर्विसेज के इंपोर्ट्स रोक सकता है। इट मे अपसेट इंडियाज रिलेशनशिप विद द यूएस। फॉलोड बाय दैट, रुपी इज नॉट अ कन्वर्टेबल करेंसी एंड रुपी इज नॉट अ ग्लोबली एक्सेप्टेबल करेंसी। उतना ट्रेड ही नहीं है रुपए का कि रुपए उतना डोमिनेट कर सके। तो ये सारे फायदे जो है, फायदे नुकसान है रुपए को अडॉप्ट करने के एज अ ग्लोबली एक्सेप्टेबल करेंसी। आई होप you have understood. So guys, this PDF you will find on my Telegram handle, Ayush Sanghi's IAS Academy, और इसके साथ साथ आप जो है इंस्टा और ट्विटर पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। That would be all for today. Thank you so much. All the best. Take care. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।